नमस्कार साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। एक ऐसा मंच जहां हम उत्तराखंड की असली बातें करते हैं, ज़मीनी सच्चाइयों के साथ। आज का विषय है पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति। इस खास बातचीत में हमारे साथ हैं कुंवर सिंह रावत जी, जो नमस्कार। जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। रावत जी, शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में पहाड़ों में शिक्षा की असली तस्वीर क्या है? आप सभी को नमस्कार। और खास तौर पे हमारे 10 पर्वतीय जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और हमारा जो उत्तराखंड संवाद 1966 में आपका सभी का स्वागत है, जो भी हम लोग को सुनते हैं। क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम इसमें है जरा लीक से हटके है, तो जरा एक सोच विचार का थिंक टैंक जिसे कहते हैं, उस टाइप से हम लोग सोचते हैं। तो अभी जो बात हुई है, मैं भी अपना परिचय रोजाना देता हूँ। मैं अभी ग्राम पंचायत नौला उत्तराखंड में बैठा हूँ, जो भिकियासैन तहसील के नजदीक है और भिकियासैन और चकोटे के बीच में। तो जनरली हमको मुझे 1 महीना करीब हो गया है। तो कुछ मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से मैं रिटायर हूँ, डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स में। उससे पहले मैं मेरा जो मंत्रालय गृह मंत्रालय था उसमें काफी टाइम मेरा रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ DIPP कहते थे, अभी DPIIT हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री। क्योंकि आज एजुकेशन का जो मामला आ रहा है, एजुकेशन के मामले में जो हमारी जो भी हमारी सोच है, जो कहना है, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं भी अभी रिटायर होके जब मैं आया हूँ, ये जून में रिटायर हूँ पिछले साल। अभी 1 महीने करीब रहने का टाइम मिला, इससे पहले मैं 1 महीना और रहा था। ऑलमोस्ट अभी मैं एक करीब करीब 6-8 महीने के अंदर 2-3 महीने रहा हूँ, स्प्लिट मतलब तोड़ तोड़ के। मैं देखता हूँ 1976 में आसपास मैं भी यहाँ से एजुकेशन के मामले में प्लान कर गया था, क्योंकि पढ़ाई की वजह से। तो जब भी हम लोग आते थे तो 1 आध महीने का जो टाइम जो भी होता था, उसी छुट्टियां पड़ती थी, 2 महीने की छुट्टियां, उसी बात। अब वापस आए हैं तो अब एक सोचनी बारे में शिक्षा की जो बात है, अब पता चला है कि 2022 के आंकड़े में 3.3 यानी 3 साढ़े 3 लाख 3.25 लाख करीब लोग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से माइग्रेट कर गए, यानी प्लान कर गए। वो अपने बच्चों के सहित पलायन कर गए, यानी बच्चे नहीं। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये अष्टमी का फेस्टिवल अभी कल ही हुआ है, तो हमने जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको बुलाया था। तो हमारे पास 6 8 करीब आए बच्चे, वो शायद एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे। तो उन्होंने मेरे से, एक बच्ची ने पूछा कि, मैंने बोला बेटे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी हम जो गवर्नमेंट का स्कूल है, यानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौला में पढ़ते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने, उस बेटी ने एक प्रश्न किया कि अच्छा आप भी इसी स्कूल से पढ़े हैं? मैं भी प्रश्न सुन के बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा हूँ यहाँ से, प्राइमरी मेरा यही था। तो मैंने कहा बेटा ये बताओ, मैं जरा हट के बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। मैंने कहा आप इस समय कितने बच्चे हैं? उन्होंने जो बच्चों की संख्या बताई वो भी क्या बताऊं मैं आपको। तो मैंने कहा आपके क्लास इस समय स्कूल में कितने टीचर हैं? उन्होंने बोला 2 टीचर हैं।
1 से लेके 5 तक। तो मैंने कहा भाई हमारे टाइम में 1976 में जब प्राइमरी में 5वीं का बोर्ड भी होता था तो 8 टीचर होते थे और 100 बच्चे होते थे करीब। तो अभी इनकी संख्या जो भी है मैं नहीं जाऊंगा। तो आप 2 टीचर 5 क्लास को कैसे पढ़ाएंगे? ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। और क्योंकि मैंने पूछा कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पे ना तहसील नजदीक है तो 2 वहाँ पे कॉन्वेंट के स्कूल हैं। जनरली वहाँ पे बच्चे भी वहाँ भी जाते हैं। ये मेरा प्रश्न था कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली में तो एक आम बात है कि यहाँ तो जहाँ मैं बसंत विहार में रहता था वहाँ शायद हर टाइप का स्कूल था। वहाँ एक ही कुछ किलोमीटर के अंतराल में कम से कम 20-25 स्कूल होंगे हर टाइप के। ये जो पलायन हो रहा है इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है और मेन कारण क्या है? एजुकेशन के मामले में भी है, रोजगार का मामला भी है। जो पेरेंट्स लोग हैं जिनके तो रोजगार हैं, जो बच्चे यहाँ पे आए थे उनके मोस्टली पेरेंट्स लोग रोजगार में, यानी उनके पिता या माता जो भी हैं वो अपना रोजगार यहाँ पे कर रहे हैं या कुछ छोटा रोजगार बड़ा रोजगार जो भी है उनके पास है। तो मेरा कहना है कि ये एक समस्या, ये प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है उसको तो पता नहीं है कि अच्छी शिक्षा क्या है, वैसी शिक्षा उनको एक वो भी पढ़ाया जाएगा। बच्चा एक फूल होता है, उसको जिस तरह से भी आप सींचिए, जिस तरह से भी उतना वो वही बातें सीखता है। मुझे अभी तक भी अपने प्राइमरी की बातें याद है। तो ये समस्याएं आ रही हैं क्योंकि क्यों पलायन कर रहे हैं लोग बाग। और आते हैं अब बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, और बड़े मुख्य कारण हैं जो 2018 से 22 के बीच में बता रहे हैं कि 2.3 लाख जो पीपल यहाँ से लोग यहाँ से पलायन कर गए। पब्लिक यहाँ है नहीं मुख्य कारण। लेकिन कॉन्वेंट के जो हमारे उनसे बात हुई वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चे हैं। इसका मीनिंग क्या है? कि जागरूकता है, पेरेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने बच्चों को शायद वहां भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि 5 क्लास को 2 बच्चे, दो टीचर पढ़ा रहे हैं, यानी 1 से 5 तक के बच्चों को। तो ये मेरा कहना है कि अब इसमें क्या एजुकेशन के मामले में कमी है या क्या चीजें, क्या शिक्षकों की कमी है या इस तरह से क्यों ऐसा किया गया है? ये तो मेन तो है कि जो पलायन हो चुका है उसकी वजह से पब्लिक 10 प्रवृत्ति में बहुत कम है। दोस्तों, बहुत सारे गांव में स्कूल तो हैं लेकिन उनमें शिक्षक नहीं है। कहीं सिर्फ एक ही शिक्षक है जो पहली से लेके 5वीं या 8वीं तक पढ़ा रहे हैं। कई स्कूलों में टेबल कुर्सी नहीं, शौचालय नहीं, और इंटरनेट की तो बात ही छोड़िए। रावत जी, क्या यही वजह है लोग कि पहाड़ों से भी पलायन कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकें? देखिए, जो रोजगार के कारण से जो पेरेंट्स बाहर गए हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छी जगह पे पढ़ें। अब मैं आपको जरा दिल्ली का वाक्य बता दूं, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम 39 ईयर की सर्विस और उससे पहले पढ़ाई का सब कुछ करते हमारा टाइम दिल्ली में बीता है। दिल्ली में आज भी चाहे गवर्नमेंट का स्कूल भी है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, कोई भी स्कूल हो, उन स्कूलों में कम से कम 2 से 4 सेक्शन है एक 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 क्लास के। तो और उसके बाद कई बार 2 शिफ्ट में भी स्कूल लगते हैं। इसका मीनिंग है कि पॉपुलेशन बच्चे काफी हैं वहां पे। वो हमारे यहाँ तो एक शिफ्ट की बात हो रही है और यहाँ बच्चे ही नहीं है। उसका ये एक मुख्य कारण ये भी होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारे 10 पर्वतीय, जो 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अब ये दुर्गम जो हमारा मतलब ज्योग्राफी ऐसी है हमारी उसके इलाके की, स्कूल तक पहुंचना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। और शिक्षकों की जो कमी है, शहर के जो शिक्षक पहाड़ में जाना नहीं चाहते। जैसे हम लोग
डॉक्टर्स के बारे में कहते हैं या इंजीनियर्स के बारे में कहते हैं, पहाड़ की ओर रुख नहीं करते, वैसे ही एक किस्म से पनिशमेंट पोस्टिंग, जैसे कि मैंने बताया 10 डिस्ट्रिक्ट वर्सेस 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्टों में तो सब आना चाहते हैं, लेकिन 10 डिस्ट्रिक्टों में 10 जिलों में कोई भी आना नहीं चाहता। खेल के मैदान पहाड़ी एरिया में एक बिल्डिंग बना दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि उस बच्चे के खेल कूद के लिए भी मैदान होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा का जो स्कूल है उसको इतना दूर पे बना दिया जाता है कि वो बच्चों का जाना भी जरा सा कठिन होता है। हालांकि पहले भी ऐसा था, लेकिन बच्चे काफी दूर दूर से आते थे। एजुकेशन का जो मामला है, एजुकेशन 3 सेक्टर में मतलब 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, तो बल्कि 4 में कर दिया है। एक तो आंगनबाड़ी होता है, जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं बहुत, तो वो उन बच्चों को रखना है। दूसरा वो स्कूल के गांव के नजदीक होना चाहिए। दूसरा प्राइमरी एजुकेशन जो कि 1 से लेके 5 तक की है। उसके बाद मिडिल मिडिल का है, मिडिल का मतलब होता है 6ठी से लेके 7वीं 8वीं तक। उसके बाद 9th और 10th का, क्योंकि 6ठी से 10th तक एक बार एक उसमें रख लीजिए आप। तो वो जो 12th वाले बच्चे हैं, 11th और 12th, उनके स्टेजेस अलग है, तो आप 4 टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सारी समस्याएं हैं गांव की। अब वो कहते हैं कि मान लीजिए उन्होंने कहा हमने 2 टीचर अपॉइंट कर रखे हैं, प्राइमरी की आपको बस बता रहा हूँ, उसमें वो कहते हैं फंडिंग उनका, सैलरी भी ठीक है क्योंकि आपको स्केल के हिसाब से सब कुछ देना है, स्केल। वो कहते हैं आप मान लीजिए वहां 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के ऊपर 2 टीचर हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए, यदि 5 यानी आप लगा लीजिए तो कितने 2 4 ऐसे बच्चे हर क्लास में आ रहे हैं। वो उनका कहना है कि कैसे पढ़ाया जाए। मैंने एक बार टीचर से पूछा था कि आप इनको कैसे पढ़ाए। मैं प्राइमरी के ऊपर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, प्राइमरी का जो रूट यदि सही है बिल्कुल, यानी आपका जो ब्रिक्स लग रहा है वो नीचे से ही ठीक है, वो जो ट्री है फल फूलेगा। उसकी एजुकेशन नीचे से ही उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूँ। वो टीचर्स, वो जो अध्यापक या टीचर जो भी हैं, उनसे पूछा गया आप इनको कैसे पढ़ाते हैं, 2 टीचर। उन्होंने कहा जी हम क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को एक जगह पे पढ़ाते हैं और 4th और 5th वालों को एक जगह पे अलग पढ़ाते हैं। बताइए, सबका सिलेबस फर्स्ट का अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है, 4th का 5th का अलग अलग। उनको ऐसे करके पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चे 20 हैं, कैसे किया जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है, सोचने की बात है। गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है? कॉन्वेंट की बात हम नहीं कर रहे, कॉन्वेंट की बात हम जो गवर्नमेंट के जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसी की बात कर रहे हैं। यदि गवर्नमेंट का एजुकेशन स्ट्रक्चर अच्छा बना रहे तो कॉन्वेंट में पढ़ने की बजाय वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चे आए। शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? असली दिक्कत क्या है? जरा आप इस पे प्रकाश डालेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, मेन बात वहीं पे आती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आती है। जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है बहुत सुंदर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बारे में मैं गुणगान इसलिए भी करता हूँ क्योंकि सरकार की योजनाएं मैंने उसमें काफी देखा है, कैसे वहां पे पॉलिसियां पास होती हैं, बनती हैं। इतनी आसानी से नहीं बनती वहां पे। वो पता चल रहा है कि वो जो योजनाएं हैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं, आम आदमी को कुछ पता नहीं है। दूर दराज में बैठे हुए हैं, प्लेन में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे आते नहीं है। किस टाइप की प्रॉब्लम है, इस टाइप की तो जमीनी हकीकत ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसका फायदा योजनाओं का नहीं मिल पाता है। तो ये जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। जब ग्राउंड रियलिटी पे आप जाइए तो वहां पता कीजिए, और वो जो उसमें यानी नियम बना रखे हैं, वो नियमों को फॉलो करना आई थिंक बहुत मुश्किल जैसा प्रतीत हो रहा है। खास तौर पे हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो 10 डिस्ट्रिक्टों की बात हो रही है जी। सरकार की योजनाएं क्या है और उनका कितना फायदा मिल रहा है? सरकार की योजनाएं देखिए, बहुत सारी योजनाएं, योजनाओं के बारे में तो क्या कहिएगा। जब यदि गवर्नमेंट के ऑफिसर पढ़ते हैं
तो कहते हैं ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से मैंने बताया ना, ये बहुत सारी उनकी योजनाएं सारी फाइलों में रह जाती हैं। जैसे ये बताया मैंने आपको, सरस्वती योजना है, सरकार की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, स्वच्छता अभियान भी है और साक्षरता अभियान भी है। जब से उत्तराखंड अलग हुआ तब से वही चला आ रहा है पर्वतीय क्षेत्र में। क्यों? हम उत्तर प्रदेश ने तो अपने को सुधार लिया है। हमारी और उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं अलग अलग हैं। हमारी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वो मैदानी हिस्से वाले हैं, वहां खूब चल रहे हैं, कॉन्वेंट भी चल रहा है, गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं सभी, क्योंकि पिछले कुछ रिपोर्ट आई है नीति आयोग की कि 40 से 45% का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, आबादी का ग्रोथ है, सब ज्यादा इन 3 डिस्ट्रिक्टों में हुआ है। वहां तो खूब स्कूल चल रहे हैं गवर्नमेंट के। जो अन्न की योजना है वो भी चल रही है, मतलब फ्री में शायद ब्रेकफास्ट या कुछ लंच होता है बच्चों के लिए, वो भी ताकि बच्चे स्कूल आए करके पढ़ने के लिए। ये बहुत सारी योजनाएं वो चल रही है, लेकिन वही है, उसको डिवाइड कर दिया, उस फंड्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो दोस्तों, सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सरस्वती योजना जैसी पहल की है, पर ज़मीनी हकीकत यह है कि इन योजनाओं का पूरा फायदा पहाड़ी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा। कहीं फंड की कमी है, तो कहीं निगरानी की कमी, और कहीं जानकारी ही नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर सेंट्रल स्कूल है। सेंट्रल स्कूल मेरे मेरे को जहाँ तक पता है कि वो उसमें ज़्यादातर फौजियों के बच्चे पढ़ते हैं। ये सिर्फ प्लेन स्कूल, मतलब प्लेन जगहों पे ही है। ये पहाड़ियों पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखिए, पहाड़ में होना चाहिए। अभी जैसा सभी लोग, प्रधानमंत्री जी साफ बार बार ही बोलते हैं कि उत्तराखंड के हर परिवार से एक टाइम में फौजी निकल के आते थे, तो फौजियों के बच्चों के लिए बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि वो फौजी भी पलायन कर रहे हैं। वो कोई रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून इनमें जाने लगे हैं सब, वहीं सेंटर। अब सेंट्रल स्कूल की एक बात अभी एक नेता से मैंने डिस्कस किया था, लीडर, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू में बता रहा हूँ, ये एक्चुअल फैक्ट है, मतलब सच्चाई है। सच्चाई को उन्होंने वैसे बता दिया। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, मैंने पहले भी नहीं लिया। तो वो नेता जो थे उन्होंने बताया, भाई यहाँ जो सेंट्रल स्कूल तो आ गया है, या लैंड का डिस्प्यूट हुआ या कुछ हुआ, क्या हुआ कि वहाँ कॉन्वेंट स्कूल है एक दो, कहते हैं यदि सेंट्रल स्कूल खुल गया तो वो बच्चे उधर चले जाएंगे। ये देखिए क्या समस्या है, ये है कि नहीं? तो सेंट्रल स्कूल होना चाहिए, सेंट्रल स्कूल फोर्सली खोलिए। स्टेजेस क्या है, एक तो दिल्ली में भी वही बात है, एक एमसीडी का स्कूल है, दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है। ऐसे ही यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, इंटर कॉलेज है, और उसके बाद सेंट्रल स्कूल है। सेंट्रल स्कूल किसका है? केंद्र सरकार का है। ये वहां दिल्ली गवर्नमेंट का है, वहां केंद्र सरकार का स्कूल है सेंट्रल स्कूल, यानी केंद्रीय विद्यालय हिंदी में कहते हैं। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, कई ऐसे विद्यालय खुले हैं जिनको कि बच्चों को छांट छांट के लिया जाता है मेरिट के हिसाब से, 6 से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल स्कूल तो शायद फर्स्ट से भी है, नर्सरी केजी भी होगा उनमें, फर्स्ट से। तो सेंट्रल स्कूल ये हो गए। उसके बाद कॉन्वेंट में जो बच्चा जाएगा वो तो वो तो यानी उनके पेरेंट्स इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, तो वो साउंड होंगे, तो इसलिए वो अपने बच्चों को अब छोड़ेंगे। अब सवेरे यहाँ पे 2 कॉन्वेंट की गाड़ियां आती हैं, तो वो देखिए वो भी चार्ज आपको देना पड़ेगा, फिर पढ़ाई का चार्ज है, फिर उनके जो डिजिटल लैब वगैरह सब बनी हुई है वहाँ पे, उन चीजों का चार्ज है। वही सेंट्रल स्कूल की जो फंडिंग आती है केंद्रीय विद्यालय की, वो भी केंद्र से आती है। उनमें टीचर भी सब बाहर से आते हैं और सब पूरा एक वो बनाया जाता है। अब वो कह रहे कि यदि सेंट्रल स्कूल खुल गया, क्योंकि वहाँ फीस कम है, तो कॉन्वेंट में फीस ज्यादा है, तो कॉन्वेंट को टक्कर देता है। तो वो नेता ने बोला ये तो खुलने नहीं दे रहे। अब ये पब्लिक कह रहे हैं हाँ जी खोलिए। जैसे देघाट में एक सेंट्रल स्कूल बहुत पहले से शायद अप्रूव हो गया है, और एक चौगटिया में अप्रूव हो गया है, दोराट में तो शायद चल रहा है। वो स्कूल खुल ही नहीं पा रहे। वो लैंड डिस्प्यूट की बात नहीं हुई है, वो कुछ और प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है वहां पे। हो सकता है लैंड भी ना मिल रही हो, क्योंकि लैंड का तो कंपनसेशन शायद मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया ना आपको, दिल्ली में
जो स्कूल है या उनको है, उनको किस हिसाब से दे रखा है। इवन हॉस्पिटलों को भी एक एक रुपए के हिसाब से दे जाता है, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक के लिए गवर्नमेंट उसको लैंड को, जो कि लाखों करोड़ों रुपए की है, उसको 1 रुपए में देती है। तो इसलिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, वो इलाज करेंगे। वैसे इनका भी है सेम, क्योंकि आप बताइए, आपका हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर से गवर्नमेंट की कोई कमाई नहीं है, गवर्नमेंट की कोई कमाई नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में आपको टीचर को भारी भरकम वो देनी पड़ती है। साथ में आजकल तो फ्री ऑफ कॉस्ट खाने पीने का भी वो भी देना पड़ता है, उसमें भी खर्चा है। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर की फीस से लेके नर्स की फीस से लेके सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है। तो ये पैसा कहाँ से आता है, बजट के हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग से डिसाइड कर दे। आपको बता दूं, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, विदेशी वो हैं, जो उनकी आबादी भी कम है, तो उसमें क्या है, इसके लिए बहुत तकड़ा फंड रखा जाता है, अच्छा फंड्स रखा जाता है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं अच्छा पढ़ सकें, अच्छा और अच्छा उनको ट्रीटमेंट, यानी पेरेंट्स और जो पब्लिक है उनको अच्छा इलाज मिल सके। तो ये इसकी इनमें से कमाई नहीं हो सकती, ताकि वो बच्चे अच्छा निकले। तो मेरा कहने का मतलब, अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों, गवर्नमेंट में बच्चे क्यों नहीं आते, कॉन्वेंट में जाते हैं। आप एक सिंपल, मेरा एक सुझाव है, ये समाधान ही कह लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा कॉन्वेंट के बच्चे इंजीनियरिंग की सीट लेना हो, मेडिकल की सीट लेना हो, आईआईटी की सीट लेना हो, एनआईटी में सीट लेना हो और आईआईएम में सीट लेना हो, वो कहते हैं गवर्नमेंट के होने चाहिए। वो गवर्नमेंट के ही हैं सारे अच्छे, लेकिन वहां गवर्नमेंट का बच्चा पहुंचता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा नहीं पहुंचता। आप कुछ भी देख लीजिए, मुझे लग रहा है 1% होगा जो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट होगा, कितनी परेशानी से जूझ करके वो वहां पहुंचा होगा। आईआईटी में देख लीजिए कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, एनआईटी में जो प्योरली, यानी सरकारी स्कूलों से बच्चे पढ़ेंगे, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं जी तो सेंट्रल स्कूल से शायद निकलते हैं वो। और जो ये लोकल गवर्नमेंट के हमारे बच्चे हैं, ये कोई निकल जाए तो मैं कहता हूँ शायद विद्वान है, मतलब वो काफी, भाई वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पेरेंट्स ने बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि वो कॉन्वेंट की फीस नहीं दे सकते तब इसलिए आए। तो ये बता रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, फिक्स किया जाए कि गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चा निकलेगा 50% रिजर्वेशन गवर्नमेंट के स्कूल के जिसने पढ़ाई की है उसी को आईआईटी की सीट, एनआईटी की सीट और इंजीनियरिंग और मेडिकल की सब जो सीटें दी जाए। 50% आप कन्वेंट से लीजिए, 50% सरकारी स्कूल के बच्चों को दीजिए, तो तब ये एक नई क्रांति आएगी, नया रेवोल्यूशन आएगा। ये मेरा सुझाव है, जहां तक मैं अनुभव करता हूँ इस बात को। रावत जी, अब समाधान जी की बात करते हैं, क्या किया जा जी जी। सकता है? देखिए, समाधान में मैंने आपको एक तो एग्जांपल दे दिया है कि आपका जो फ्यूचर सुरक्षित है। तो आपने बोला कि मैं अच्छा फाइट करूंगा तो शायद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा मुझे मेडिकल की सीट मिल जाएगी, ये क्योंकि 50% रिजर्वेशन गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए बच्चों के लिए आप आरक्षित कर दीजिए। मेडिकल कॉलेज आज भी कॉन्वेंट से जितने बच्चे पढ़े हैं वो सब ज्यादा सबसे पहले पहली सीट एम्स में लेते हैं मेडिकल की। वो आप देख लीजिए सरकारी स्कूल से कौन कितने बच्चे आज तक का कोई रिजल्ट निकाल दीजिए कहीं से भी, कितने बच्चे स्टार्टिंग में शायद 2000 से पहले या 90 से पहले, लेकिन वो नहीं। समाधान यही है कि 50% रिजर्वेशन आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए कर दीजिए। ट्वेल्थ में जो बच्चे निकलते हैं मेडिकल की सीट, इंजीनियरिंग की सीट, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें 50% सीट वो कर दीजिए। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे बढ़ जाएंगे, ये अच्छी वहीं से एजुकेशन, अच्छी शिक्षा दीजिए। दूसरी बात है, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो दो दो टीचरों के अपॉइंटमेंट की बात हुई है, 2 टीचरों के बजाय एक टीचर रखिए, या आप, मैं कह रहा हूँ आप ग्राम पंचायत को दे दीजिए। ग्राम पंचायत में जो ब्रिलियंट जो बच्चे 12वीं से पास करके निकले हैं, उन बच्चों को एक 2 महीने
का जो ट्रेनिंग उनसे कराइए गर्मियों में, उसके बाद उनको अपॉइंट कर दीजिए मेरिट बेस पे। उन बच्चों को वो एक फर्स्ट से लेके 5 तक आराम से पढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात है, डिजिटल शिक्षा और स्कूलों में इंटरनेट वगैरह और प्रोजेक्टर, मोबाइल जैसी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। मैंने इंटर कॉलेज के उसमें देखा था, मैं उसको ज्यादा रेट नहीं कर रहा हूँ, बार बार ये कहेंगे यार ये चीजें बोल देते हैं करके। उन्होंने बोला जी हमारे पास शायद 10 कंप्यूटर हैं। स्कूल का नाम मैं नहीं लूंगा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 10 कंप्यूटर आ रखे हैं। ये सवाल है कि इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, वो नहीं दे रखा। लैब बनी हुई है, लैब की मेंटेनेंस नहीं है ढंग से। तो वो कंप्यूटर आने का मीनिंग क्या है? वो टेंडर के थ्रू कंप्यूटर आ गए, उनको चलाने वाले यही नहीं, बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है वो तो आपको देना पड़ेगा, सुविधाएं और बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात है, मैंने बताया शौचालय। उन्होंने कहा जी मेल फीमेल के लिए 2 शौचालय बने, एक शौचालय बंद है क्योंकि उसमें कूड़ा कबाड़ा रख दिया गया है। उससे बोला भी इसको हटाओ, इस पर सर ने बोला हटाओ, बोले नहीं नहीं एक इसी में होने दो, मैं हम इसको कहाँ रखेंगे। देखिए, वो कहते हैं कि कई शौचालय वगैरह अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल कूद, वैसे ही मतलब स्कूल का वातावरण भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये वो उनमें कमियां हैं, वो एक चीज है, उनको किट देनी है। चाहे नहीं कह हम नहीं कह रहे कि क्रिकेट ही खोल खेलिए आप पूरा दिन भर का गेम, वो नहीं है। फुटबॉल है, बेसबॉल है, सॉरी बास्केटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी, वॉलीबॉल है। ये अब उसके बाद ये सुविधाएं तो बढ़ाने की है। सामुदायिक जो सहभागिता है, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होना, और उसमें स्कूल प्रबंधन के साथ, स्कूल प्रबंधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जो सर होता है उनको ये उनके साथ टाइम टू टाइम अपने बच्चे के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में पेरेंट्स को जाना चाहिए कि भाई उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जैसे आपको मालूम है, महीने में एक बार जितने भी स्कूल हैं दिल्ली के, वहाँ पीटीए पेरेंट टीचर की मीटिंग होती है। तो उसमें बताया जाता है कि आपका बच्चा इसमें कुछ कमजोर है, इसमें हुआ है। तो वो प्रबंधन जो क्या होता है कि उसमें जो टीचर होते हैं, उस दिन टीचर भी अवेलेबल होते हैं, वो भी बताते हैं इस बच्चे का ये किस चीज में इसकी कमी है, तो आगे इसका फ्यूचर कैसे बन सकता है। रावत जी, आपके कहने के अनुसार कि जी गांव के युवाओं को प्रशिक्षित कर शिक्षा बनाया जाए, स्कूलों को जी इंटरनेट, प्रोजेक्टर, मोबाइल लर्निंग जैसी सुविधाएं दी जाए, हर स्कूल में शौचालय, पुस्तकालय, साफ पानी, खेल सामग्री उपलब्ध होना चाहिए। correct, माता पिता, ग्राम प्रधान और समाज के लोग स्कूल प्रबंध से जी के साथ जुड़े। जी क्या आपके गांव में भी स्कूल की ऐसी ही स्थिति है? क्या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर सके? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी बात नीति निर्माताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस विषय को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, आज की बातचीत से यह साफ हो गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं, ज़मीनी स्तर पर भी कार्य होना चाहिए और सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर एक ऐसे उत्तराखंड की कल्पना करनी होगी जहां हर बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। रावत जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।